नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, कुछ समय पहले तक इंडिया को साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में एक नेचुरल राइजिंग पावर के रूप में देखा जा रहा था। अपनी इकोनॉमी और ज्योग्राफी के चलते सार्क का डिफेक्टो लीडर था इंडिया। नेपाल के साथ हमारे हमेशा से हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हमारा इन्फ्लुएंस था। अफगानिस्तान में हमने ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किए हैं। जब से तालिबान गद्दी से हटा है 2001 के बाद से इंडिया मल्टीलेटरलिज्म के प्रति कमिटेड था। मल्टीलेटरलिज्म मतलब UN, WTO ऐसी संस्थाएं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की दिशा में इंडिया काम कर रहा था और इस दिशा में छबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और चाइना के साथ भी इंडिया एक ही समय में कोऑपरेट भी कर रहा था और कॉम्पिटिट भी कर रहा था। बॉर्डर पे शांति थी। लेकिन आज क्या सिचुएशन है? आज देखो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया बॉर्डर पर शांति नहीं है, टेंशंस हैं। 15 जून को गलवान वैली में वायलेंस हुआ। 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि सोल्जर्स की जानें गईं। सार्क को तो भूल ही जाइए, पिछले कितने समय से सार्क का कोई समिट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। हाँ, कोविड-19 आने के बाद एक वर्चुअल मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज हुई थी। नेपाल की बात कर लीजिए। नेपाल आज इंडिया के प्रति हॉस्टाइल है। नया मैप एडोप्ट नेपाल कर चुका है जिसमें उन्होंने ऐसे एरिया को क्लेम किया है जो इंडिया का है। श्रीलंका चाइना की तरफ टिल्ट हो चुका है। चाइना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है श्रीलंका में। और बांग्लादेश भी हमसे नाराज है। क्यों? मेनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कारण। इसके बाद अफगानिस्तान की बात कीजिए। अफगानिस्तान में तो देखो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यूएसए एक तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन उठता है, क्या यूएसए के जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? क्या तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में वहां पर जब मल्टी पार्टी टॉक्स चल रही हैं, इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया गया। इसके बाद ईरान की बात कीजिए। जैसा आपको पता है, ईरान ने हाल ही में एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट इंडिया से वापस ले लिया। ईरान ने कहा हम खुद ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, जबकि देखो ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार से इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से ये शो करने की कोशिश की जाती है कि अभी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के सामने पिछले 20 सालों के सबसे गंभीर क्राइसिस हैं। कुछ समय पहले तक इंडिया की सिचुएशन अच्छी थी, बट आज नेबरहुड में और एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज में इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? मतलब आज हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, आज हम यहां पर क्यों पहुंचे? वैसे तो देखो, अब फॉरेन पॉलिसी में बदलाव के कारण अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बदलाव आते हैं, तो किसी देश में इन्फ्लुएंस कम होता है, किसी देश में ज़्यादा होता है। बट फिलहाल के जो क्राइसिस हैं वो गंभीर हैं। तो हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी की ट्राजेक्ट्री को समझना होगा। मतलब हमें एनालाइज करना होगा कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। तो राइटर इसके जवाब में कहते हैं, मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। पहली चीज राइटर बोलते हैं, हम यूएसए के बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है। दूसरा, हमने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है, इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहली बात करते हैं यूएसए के करीब जाना। राइटर कहते हैं, देखो कोल्ड वार के दौरान हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चुनी थी। हम ना तो यूएसए के ग्रुप में जाएंगे ना ही यूएसएसआर के ग्रुप में जाएंगे।
इवन देखो, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो भी हमने बोला कि भैया हम तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करेंगे। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने फायदे नुकसान को देखते हुए, मेरिट बेसिस पे। हम किसी और के कहने पे नहीं चलेंगे। बट आप देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खोते जा रहे हैं। आप ईरान का एग्जांपल लीजिए। छबार पोर्ट को लेके हमने ईरान से बातचीत स्टार्ट की थी 2003 में, लेकिन उस समय ईरान और यूएसए के रिश्ते खराब हो गए। यूएसए के कहने पर हमने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया 2005 में यूएन में। ईरान के साथ ट्रेड टाइज को इग्नोर कर दिया, मतलब ट्रेड कम करने लगे। एक एम्बिशियस गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को भी हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बट देखो, जैसे ही यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील साइन होती है 2015 में, हमने फिर से ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब हमें यूएसए का डर नहीं था। हमने ईरान के साथ एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। छबार पोर्ट को लेके हमारे प्रधानमंत्री ईरान की यात्रा पर गए। उसके बाद 2018 में फिर से यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया, और इसके बाद एक बार फिर से यूएसए के कहने पर हमने ईरान के साथ रिश्ते इग्नोर करने स्टार्ट कर दिए। इंपोर्ट बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर। जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट था उसको भी हमने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है, जैसे यूएसए के ईरान के साथ रिश्ते इंप्रूव होते, हमारे भी इंप्रूव होते। जैसे ही इनके रिश्तों में खटास आती, हम भी ईरान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते यूएसए के कहने पर। यह गलत है। अगर देखो ऐसा है तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहां है? हाँ, हम कहां अपने आप से अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं? हम तो यूएसए के कहने पर चल रहे हैं। और बात देखो सिर्फ ईरान की नहीं है। यूएसए के साथ हमने लिमोआ साइन किया। लिमोआ मतलब लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जब भी हम किसी देश के साथ साइन करते हैं तो वो देश हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करता है, फॉर एग्जांपल फ्यूल पर्पजेस के लिए, और हम उस देश की मिलिट्री फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे एलाय कंट्रीज के साथ ही इस प्रकार के एग्रीमेंट्स साइन होते हैं। पिछले कुछ समय से यूएसए से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना को लगता हो इंडिया तो यूएसए के ग्रुप में अब जा ही चुका है। समझ गए? मतलब कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं ना कि चाइना इसलिए कंसर्न्ड है कि इंडिया यूएसए के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है। बट आज इस आर्टिकल के राइटर ये बोलते हैं शायद चाइना को ये लग चुका है कि अब इंडिया एलाय बन चुका है यूएसए का, तो इसीलिए बॉर्डर पर काफ़ी आगे आ गया चाइना अपनी ट्रूप्स लेके। देखो, जो बॉर्डर पे जो भी कुछ हुआ इसे आप लोकलाइज्ड इंसिडेंट नहीं कह सकते। पूरी प्लानिंग हुई होगी चाइना में, तभी इतनी बड़ी संख्या में उनके जो ट्रूप्स हैं वो इंडिया की साइड आगे आए। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि चाइना को लगा हो कि अब इंडिया को सबक सिखाते हैं, क्योंकि इंडिया यूएसए के ग्रुप में ऑलमोस्ट शामिल हो ही चुका है। इसके बाद दूसरे रीजन की बात की जाती है राइटर के द्वारा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ लिंकेज। देखो, सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर काफी ज्यादा फोकस किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे आपको पता है 3 कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में जो भी माइनॉरिटीज इंडिया में भाग कर आए हैं उनके लिए तो सिटीजनशिप के लिए नॉर्म्स लिबरल हैं, बट मुस्लिम्स के लिए नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स इन देशों में मेजोरिटी में हैं। देखो, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हमारा ट्रेडिशनली दुश्मन देश है। बट बांग्लादेश में हमारी काफ़ी गुडविल थी, लेकिन बांग्लादेश के काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है। हालांकि देखो, वो बात अलग है, सरकार के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि माइनॉरिटीज़ पर ही अत्याचार होता है इन देशों में, मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं इसलिए मुस्लिम्स पर अत्याचार नहीं होता। बट देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे एनआरसी का एग्जाम्पल लीजिए।
हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा काफ़ी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जो बांग्लादेश के खिलाफ थी, जैसे जो लोग दीमक की तरह हमारे देश में दूसरे देशों से आए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स को पसंद नहीं किया गया बांग्लादेश में। अब इसका नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश में हमारी जो गुडविल थी पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा खत्म हुई। हमारे जो राजदूत हैं बांग्लादेश में वो पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर बात की, जो इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। जबकि देखो इन दोनों देशों के रिश्ते तो हमेशा खराब ही रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। पहले ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तान की आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया है। इवन देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके अफगानिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुए। अफगानिस्तान में तो हमारी काफ़ी सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर को भी धक्का पहुंचा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो राइटर का व्यू देखो ये है, हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक कर दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को, और इस वजह से हमने गलत स्टेप्स का चुनाव किया फॉरेन पॉलिसी में, और हमारी जो गुडविल है, इन्फ्लुएंस है, ना सिर्फ नेबरहुड कंट्रीज में बल्कि एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज में प्रभावित हुआ। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये कहते हैं, अभी इंडिया सिर्फ राइजिंग पावर है, अभी इंडिया सुपर पावर नहीं बना है। तो अगर अभी फिलहाल हम सुपर पावर की तरह एक्ट करते हैं तो इससे हमें नुकसान ही होगा। राइटर कहते हैं, देखो जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो सही समय का इंतजार करती हैं अपने आप को असर्ट करने के लिए, उससे पहले वो अपने कार्ड्स नहीं प्ले करती। जैसे चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है, चाइना ने लंबे समय का इंतजार किया एज ए सुपर पावर एक्ट करने के लिए, अपने कार्ड्स प्ले करने के लिए। वैसे चाइना 1970s के बाद से ही पावरफुल हो रहा है, इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन काफ़ी सालों तक ये चुपचाप रहे। यूएसए एज ए सुपर पावर एक्ट करता रहा, चाइना ने कुछ नहीं बोला। चाइना ने सिर्फ इतना बोला, हमारा जो राइज है वो बिल्कुल पीसफुल है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखो चाइना क्या करने लगा है, चाइना के एक्शंस किस प्रकार से एग्रेसिव हो गए हैं पिछले 8 से 10 सालों में। तो इसका मतलब यह है चाइना ने सही समय का इंतजार किया, उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहा। उसी प्रकार से यूएसएसआर ने भी अपने कार्ड्स काफी अच्छे से प्ले किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यूएसएसआर जीता, उसके बाद यूएसएसआर ने सुपर पावर की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं। बट इंडिया को भी यह बात समझनी चाहिए कि अभी इंडिया राइजिंग पावर है, इंडिया का अभी सही समय नहीं आया है। अगर कोई मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर कि हम तो बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं, तो इससे इंडिया को नुकसान ही होगा। लास्ट में बोला जाता है, इंडिया को देखो अपनी फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी को फिर से रिकंसीडर करने की आवश्यकता है। हम वर्ल्ड की वन ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री हैं, इंडियन ओशन में इंडिया नेचुरल नेवल फोर्स है, इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। बट हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गहराई की कमी है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हमारी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।